नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत गोयल। दोस्तों, ये सिर्फ एक पुरानी दुश्मनी की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस आग की जो 7 अक्टूबर 2023 से सुलगना शुरू हुई और आज जून 2025 में जब दुनिया को लगा कि शायद ये जंग अब थमेगी, तभी नए सीज फायर के बीच भी मिसाइलें थमने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों, साल 1948 दुनिया के नक्शे में एक नया नाम उभरता है, इजराइल। मिडिल ईस्ट का वो इलाका जो उस वक्त पहले से ही संघर्ष, बंटवारे और अस्थिरता से जूझ रहा था, वही एक नए देश का जन्म होता है। और उस नए देश को पहचान दिलाने की होड़ में कुछ देश पीछे हटते हैं, कुछ विरोध करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईरान, जो खुद एक इस्लामिक देश है, इजराइल को मान्यता देने वाले पहले देशों में शामिल होता है। उस वक्त ईरान में शासन था पहलवी राजवंश का, एक ऐसा शासक जो अमेरिका के बेहद करीब था। और जैसा कि सब जानते हैं, इजराइल और अमेरिका के बीच रिश्ता हमेशा गहरा और मजबूत रहा। तो जाहिर है ईरान ने भी उसी राजनीतिक धारा में बहते हुए इजराइल के साथ रिश्ते बना लिए। अब सोचो दोस्तों, आज जो देश एक दूसरे को दुश्मन नंबर 1 मानते हैं, उनकी कहानी की शुरुआत दोस्ती से हुई थी। पर यह सब यही खत्म नहीं होता। फलस्तीन, जो तब से लेकर आज तक इजराइल के खिलाफ खड़ा रहा है, उसने इस दोस्ती को नकबा यानी तबाही करार दिया। क्यों? क्योंकि जब इजराइल बना तब 7 लाख से ज्यादा फलस्तीनी लोग अपने ही घरों से बेदखल कर दिए गए। लोग बेघर हो गए, परिवार बिछड़ गए और एक पूरी पीढ़ी शरणार्थियों में बदल गई। फलस्तीनियों को लगा कि जब ईरान जैसे देश इजराइल को मान्यता दे रहे हैं तो ये उनकी बर्बादी की चुपचाप मंजूरी है। यही वो समय था जो दोस्तों, जब दोस्ती की नींव रखी गई, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं आने वाले टकराव की भूमिका भी बननी शुरू हो चुकी। 1948 में शुरू हुई ईरान इजराइल की दोस्ती धीरे धीरे और गहराने लगी। शुरुआत में जो सिर्फ राजनीतिक स्तर की मान्यता थी, वो अब आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी में बदलने लगी थी। इस रिश्ते का अगला अहम पड़ाव आता है 1968 में, जब इजराइल और ईरान के बीच एक ऐसा समझौता होता है जो सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति पर असर डालता है। तेहरान में इजराइल ने अपना दूतावास खोला और ईरान ने भी अपने राजनयिक इजराइल भेजे। यानी दोनों देशों ने साफ तौर पर एक दूसरे को यह दिखा दिया कि हम सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि घनिष्ठ सहयोगी हैं। लेकिन असली साझेदारी वही खत्म नहीं होती दोस्तों, बल्कि असली खेल तो था तेल का। ईरान तेल से भरपूर देश था और इजराइल को चाहिए था भरोसेमंद सप्लाई। बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी डील जिसमें तेल सिर्फ एक साधन था, लेकिन लक्ष्य था एक दूसरे पर निर्भरता बनाना। 1968 में दोनों देशों ने मिलकर एक तेल हेल्पलाइन की शुरुआत की, जिसका मकसद था कि ईरान का तेल इजराइल के जरिए यूरोप तक पहुंचाया जा सके। यानी ईरान देता था तेल, इजराइल बनता था ट्रांजिट रास्ता और यूरोप बनता था बाजार। अब सोचिए, आज जो देश एक दूसरे पर मिसाइलें दागने को तैयार हैं, कभी तेल और व्यापार के भरोसेमंद साझेदार हुआ करते थे। वक्त कैसे करवट लेता है और कैसे दोस्त आगे जाकर सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ईरान और इजराइल की यह कहानी उसी मोड़ की ओर बढ़ रही थी। और फिर आता है साल 1979, एक ऐसा साल जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति को झकझोर दिया और ईरान इजराइल रिश्तों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यह वो समय था जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। वो शाह जिसने इजराइल को दोस्ती का हाथ दिया था, मोहम्मद रजा पहलवी, उसे गद्दी छोड़नी पड़ी और सत्ता में आई धर्मगुरु आयतुल्लाह खामेनेई। अब यह कोई मामूली सत्ता परिवर्तन नहीं था दोस्तों, यह था एक पूरे सिस्टम का गिरना और उसकी जगह धर्म आधारित कट्टर शासन का आना। खामेनेई सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो खुद को इस्लाम का सच्चा रक्षक मानते थे और उनका साफ मानना था कि इजराइल एक जालिम ताकत है जो फलस्तीनियों पर अत्याचार कर रही है। जैसे ही खामेनेई सत्ता में आए, उन्होंने ईरान की पूरी विदेश नीति पलट दी। पहले जो अमेरिका और इजराइल दोस्त थे, अब वो बन गए शैतान। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका को कहा गया महान शैतान और इजराइल को कहा गया छोटा शैतान। फिर क्या था? तेहरान में इजराइल का दूतावास बंद कर दिया गया, उसी जगह खोला गया फलस्तीन का दूतावास। इजराइल और ईरान के बीच सभी संबंध तोड़ दिए गए, यहां तक कि फ्लाइट्स भी बंद कर दी गई और ईरान के लोगों को इजराइल यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई। यही नहीं,
खामेनी ने एक और कड़ा कदम उठाया। उन्होंने हर साल रमजान के आखिरी शुक्रवार को कुद्स दिवस घोषित किया। कुद्स दिवस यानी कि दोस्तों जो जेरूसलम, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का केंद्र है, जेरूसलम। इस दिन ईरान में जगह जगह फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाली जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें लाखों लोग इजराइल के खिलाफ नारे लगाते हैं, झंडे जलाते हैं। इस एक फैसले ने बता दिया कि अब ईरान का झुकाव कहीं और नहीं, सीधा फिलिस्तीन की ओर है और इजराइल अब उसका दुश्मन नंबर 1 है। 1979 में जो सत्ता बदली थी वो सिर्फ एक सरकार नहीं थी, वो था पूरा सोचने का तरीका बदल जाना। और इस एक बदलाव ने दो देशों की दोस्ती को ऐसे तोड़ा कि वो फिर कभी जुड़ नहीं सकी। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान और इजराइल के रिश्ते किसी पुल की तरह टूट चुके थे। अब ना कोई बातचीत थी, ना ही कोई कूटनीति, बस था तो एक गहराता हुआ गुस्सा जो वक्त के साथ और उबलने लगा। 1980 का दशक शुरू होते ही इस दुश्मनी ने एक नया रूप लेना शुरू कर दिया। वो रूप जो सीधे टकराव से नहीं बल्कि छुपकर पर्दे के पीछे से लड़ा जाता है। इसी को कहा जाता है प्रॉक्सी वार, यानी लड़ाई अब ईरान और इजराइल के बीच नहीं बल्कि उन देशों और संगठनों के जरिए लड़ी जाती है जिन्हें ये दोनों देश अपने समर्थन या विरोध में खड़ा करते हैं। ईरान ने धीरे धीरे मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में अपने समर्थक खड़े करने शुरू कर दिए। सीरिया, इराक, यमन और लेबनान, इन सभी जगहों पर ईरान ने राजनीतिक और सशस्त्र गुटों को समर्थन देना शुरू किया। ये वो संगठन थे जो फिलिस्तीन के समर्थन में थे और इजराइल को अपना दुश्मन मानते थे। इन सबको एक नाम दिया गया, प्रतिरोध की धुरी, जिसे अंग्रेजी में दोस्तों कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। इनका मकसद था इजराइल को कमजोर करना, अमेरिका की दखल अंदाजी का विरोध करना और फिलिस्तीन के हक के लिए लड़ना। और इसी धुरी में सबसे बड़ा नाम था हिजबुल्लाह। जी हाँ, 1982 में लेबनान में इजराइल की घुसपैठ के जवाब में ईरान ने इस सशस्त्र संगठन की नींव रखवाई। हिजबुल्लाह का मकसद था इजरायली सेना को लेबनान से बाहर खदेड़ना और मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत को बढ़ाना। धीरे धीरे हिजबुल्लाह एक ऐसी फोर्स बन गया जिसे सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं बल्कि एक सुनियोजित ट्रेनिंग और हथियारों से लैस मिलिटेंट आर्मी कहा जाने लगा। और इसी दौर से शुरू हुई ईरान और इजराइल के बीच छुपी हुई जंग, जिसमें मिसाइलें दूसरे देशों से आती थी, लाशें और नुकसान किसी तीसरे देश को उठाना पड़ता था। और लड़ाई का असली मकसद दो ऐसे देशों की जफरत थी जो अब सीधे लड़ने से बच रहे थे, लेकिन लड़ाई फिर भी जारी थी। 1982 के बाद यह जंग कभी रुकी नहीं, बल्कि हर साल हर देश में एक नया चेहरा लेकर सामने आती है। साल था दोस्तों 2023। दुनिया कोरोना के बाद धीरे धीरे सभी संभल रही थी। रूस यूक्रेन की लड़ाई खबरों से उतर रही थी, लेकिन मिडिल ईस्ट वो फिर से एक नए धमाके के मुहाने पर खड़ा था। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह हर किसी के लिए एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुई, लेकिन कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। हमास, जो कि गाजा में सक्रिय एक चरमपंथी संगठन है, उसने दक्षिणी इजराइल पर एक बड़ा हमला कर दिया। हमले इतने तीव्र थे कि सिर्फ रॉकेट नहीं बल्कि हमास के लड़ाके सीधे इजराइल की सीमा में घुस गए। गांव, शहरों और ठिकानों पर सीधी गोलीबारी की। इस हमले में नागरिक भी मारे गए और पूरी दुनिया एक बार फिर चौंक गई, क्योंकि अब यह सिर्फ कोई सीमा विवाद नहीं था बल्कि युद्ध की सीधी शुरुआत। इस हमले के साथ ही ईरान पर दुनिया की नजर टिक गई, क्योंकि हमास को ईरान से समर्थन मिलने के आरोप पहले से ही थे। ईरान ने आधिकारिक तौर पर भले कुछ ना कहा हो, लेकिन उसका राजनीतिक और हथियारों का समर्थन किसी से छुपा नहीं था। उधर लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह भी शांत नहीं रहा। हमले के कुछ ही घंटों बाद उसने भी उत्तर इजराइल पर रॉकेट फायर करने शुरू कर दिए। यानी जंग अब गाजा में नहीं थी, अब यह इजराइल के पूरे उत्तरी और दक्षिण हिस्सों में फैल चुकी थी दोस्तों। और इस पूरे घटनाक्रम में एक और नाम उभरकर सामने आता है, यमन। जी हाँ दोस्तों, यमन में मौजूद हूती विद्रोहियों का। इन हूतियों को भी ईरान का समर्थन प्राप्त है और उन्होंने भी रेड सी पर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने इजराइल के इलियट शहर पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और कई शिपिंग जहाजों का निशाना बनाया। मतलब ये कि अब जंग सिर्फ इजराइल और हमास के बीच नहीं रही, बल्कि ईरान के समर्थित गुट हमास और हिजबुल्लाह हूती तीनों मिलकर इजराइल को चारों तरफ से घेर चुके थे। 2023 का यह टकराव जैसे सालों से दबे गुस्से और टकराव का खुला विस्फोट बन गया।
और यह इशारा था कि आने वाला साल 2024 कुछ बड़ा लेकर आने वाला। दोस्तों, 2023 में हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई आग 2024 में बुझने के बजाय और भी ज्यादा भड़क उठी। जहां एक और दुनिया संयम और शांति की अपील कर रही थी, वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग अब साफ सुनाई देने लगी थी। और फिर आता है 1 अप्रैल 2024, एक तारीख जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस दिन सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास पर एक बड़ा और बेहद निशानेबाजी वाला हवाई हमला हुआ। यह हमला किसी आम ठिकाने पर नहीं था दोस्तों, बल्कि एक दूतावास पर, यानी कूटनीति की वो जगह है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से पूरी सुरक्षा मिली होती है। लेकिन इस दिन वो सारी सीमाएं तोड़ दी गई। इजराइल पर आरोप लगे कि उसने ये हमला करवाया क्योंकि उसका दावा था कि ईरान सीरियाई जमीन का इस्तेमाल कर रहा है हिजबुल्ला को मिसाइलें और हथियार भेजने के लिए। और इस बीच इस हथियारों की आवाजाही को रोकने के नाम पर इजराइल ने पहले भी कई बार सीरिया में हवाई हमले किए थे, लेकिन 1 अप्रैल का हमला सबसे बड़ा माना गया था। दोस्तों, 1 अप्रैल को दमिश्क में हुए हमले के बाद ईरान गुस्से में उबल रहा था। उसके शीर्ष कमांडर मारे गए थे, दूतावास की दीवारें राख हो गई थी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह घटना एक देश की गरिमा पर खुला हमला मानी जा रही थी। हर किसी को लग रहा था कि ईरान अब बयान जारी करेगा, संयुक्त राष्ट्र में विरोध दर्ज करवाएगा या फिर कूटनीतिक कदम उठाएगा। लेकिन 14 अप्रैल 2024 की रात ईरान ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। शनिवार की रात थी जब दुनिया सो रही थी, लेकिन इजराइल के शहरों में सायरन बजने लगी, आसमान में रोशनी फैल गई और जमीन कांपने लगी। ईरान ने इजराइल पर करीब 330 मिसाइलें और ड्रोन दागे। कुछ सीधे इजराइल के सैन्य ठिकानों की ओर बढ़े, कुछ रिहायशी इलाकों की तरफ मुड़े और कुछ को रास्ते में ही मार गिराया गया। यह हमला इतना कोऑर्डिनेटेड, इतना बड़ा था कि इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम पर भी भारी दबाव आ गया। और खास बात यह थी कि यह सिर्फ मिसाइल अटैक नहीं था, बल्कि ड्रोन हमलों के साथ मिलकर एक मल्टी लेयर अटैक किया गया था। यानी ईरान ने साफ कर दिया था कि वो अब पीछे से समर्थन देने वाला देश नहीं, बल्कि अब वो खुद सीधे जंग के मैदान में उतर चुका है। इस हमले ने पूरी दुनिया को हिला दिया। तो 14 अप्रैल 2024 का यह हमला एक तरह से आधिकारिक ऐलान था। ईरान और इजराइल के बीच सिर्फ प्रॉक्सी वॉर नहीं, बल्कि एक सीधी और खुली जंग शुरू हो चुकी थी। अब सवाल यह नहीं था कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि अब सवाल यह था कि यह जंग कहां जाकर रुकती। और अब इसी मोड़ से कहानी आती है 2025 में, जहां ईरान इजराइल की यह पुरानी दुश्मनी अब पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध के मैदान में बदल चुकी है। और अब जब दुनिया को लग रहा था कि मामला थम गया, तभी अमेरिका ने सीधा झटका दे दिया और जंग का चेहरा फिर बदल गया। तो अब सवाल ये नहीं कि क्या शांति होगी, सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये सीज फायर वाकई में दी एंड है या सिर्फ एक इंटरवल। नमस्कार दोस्तों।